हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं हूं अंकित, लेके आया हूं इंग्लिश लिटरेचर का एक और नया लेक्चर आप सभी के सामने। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? थम्स अप करके बता दीजिए। और चलिए बढ़ते हैं बहुत ही शानदार आगे की तरफ कि अभी तक हमारा कहाँ तक क्या हो गया था। तो आप सभी को पता है, मैंने आप सभी को बताया था कि लीगल एक्टिविटी और लीगल कोर्ट या डायरेक्टरी डॉक्यूमेंट ईटीसी के लिए शैल का यूज करना है। ठीक है, ये नोट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसी के एग्जाम्पल लिखवा देता हूँ सबसे पहले आपको। और आप सभी के लिए, आप सभी से आज फिर मैं क्षमा और सॉरी बोलने वाला हूँ, क्योंकि 2 दिन और क्लास नहीं हो पाई। तो उसके लिए आप लोग मीन मत करना। हो सकता है कि कुछ मैं थोड़ा एक जगह बाहर चला गया था और था ऑफिशियल वर्क से, एक ज़रूरी काम से चला गया था, इस वजह से जो है क्लास नहीं हो पाई। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा दोस्तों, और आप लोग जुड़े रहिए मेरे साथ। और चलिए आगे की क्लास की शुरुआत करते हैं। According to this agreement, you will cooperate with your partner during tough time। ठीक है भाई, ये एग्जाम्पल आपको बता रहा है अकॉर्डिंग टू दिस एग्रीमेंट, इस एग्रीमेंट के अनुसार यू विल कोऑपरेट विथ योर पार्टनर ड्यूरिंग टफ टाइम। आपको अपने पार्टनर के साथ में क्या है, कोऑपरेट करना पड़ेगा। और जब आपका समय विपरीत चल रहा हो, खराब चल रहा हो, उसके साथ में भी। तो आप देखेंगे, मैंने आपको बताया लीगल एक्टिविटी हो रही है, कोई लीगल कोर्ट की बात हो रही है, कोई जर्नलिस्ट वाली बात हो रही है, तो उसके लिए जो है आपको विल की जगह पे सेल का यूज करना है। ठीक है, तो यही आपका एग्जाम्पल था। अगर इस एग्जाम्पल में आपको कोई समस्या आ रही है तो आप लोग बताएं, और फिर उसके आगे बढ़ते हैं। कुछ एक नोट्स वगैरह हैं, तो नोट वगैरह को भी विशेष तरीके से जो है ध्यान देना है, क्योंकि उन्हीं नोट से आपका प्रॉपर कंक्लूजन सामने आने वाला है। ध्यान रखिए, जैसे कुछ सिचुएशन क्या होती है, जैसे मैंने आपसे कहा थ्रेट मतलब किसी ने आपको धमकी दी है, अच्छे से समझना है। ऐसी कुछ ऐसी कंडीशंस बन जाती है जिसमें जैसे आपको किसी ने धमकी दी है, या फिर आपको डेंजर मतलब खतरे का निशान लग रहा है, खतरे की समस्या आ रही है, या फिर डिटर्मिनेशन मतलब संकल्प लेना, प्रॉमिस, कंपल्सन, मजबूरी। अगर ऐसी सिचुएशन में ध्यान रखना क्या क्या हो गया आपको, धमकी वगैरह हो गया, खतरा हो गया, संकल्प लेना हो गया, या फिर कंपल्सन या मजबूरी बोलते हैं जिसको। अगर ऐसी सिचुएशन में कोई बोलेगा तो उसको बोलने का तरीका ही अलग होगा। ध्यान रखना, जैसे मैंने आपसे कहा, जैसे कोई व्यक्ति कुछ भी आपसे बोल रहा है तो उसके बोलने का तरीका, अगर कोई व्यक्ति धमकी दे रहा है आपको, तो धमकी, आपको ये तो पता है कि कोई व्यक्ति अगर धमकी दे रहा है तो धमकी कैसे देगा वो आपको। भाई इतने प्यार से तो आपसे बोलेगा नहीं, कि बड़े प्यार से कहेगा कि भैया हम आपको जो है कल देख लेंगे, इस तरीके से तो आपसे बात करेगा नहीं। वो तो इस तरीके से बोलेगा कि धमकी देने का एक अलग ही टोन होता है। तो जब ऐसी सेंटेंस में उसकी जो टोन चेंज होगी, ठीक है, तो उस टोन चेंज होने के तरीके को ही वहां पे विल का यूज करना है। आपको ध्यान देना है मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे थ्रेट हो गया, डेंजर हो गया, डिटर्मिनेशन हो गया, या प्रोमिस या कंपल्सन। क्या डेंजर हो गया, डिटर्मिनेशन हो गया आपका, ठीक है, हो गया, कंपल्सन हो गया। ठीक है, तो अगर ऐसी कंडीशन बन रही है या धमकी वाला भाव आ रहा है, अब थ्रेट मतलब क्या होता है, धमकी देना। ओके, डेंजर मतलब पता ही है आपको, खतरा। और डिटर्मिनेशन मतलब होता है संकल्प लेना, लेना। ठीक है, प्रॉमिस मतलब वादा करना, कंपल्सन मतलब होता है मजबूरी। ठीक है भाई, तो आपके सामने एक कंडीशन लिखी है, यदि इस कंडीशन में इफ दैट कंडीशंस voice tone has been changed, so you put up on
बिल का यूज होगा, ये आपको याद रखना है। आपके लिए बड़े ही सिंपल और आसान भाषा में मैंने बता दिया है कि यदि थ्रेट आ रहा है, डेंजर आ रहा है, डिटर्मिनेशन आ रहा है, प्रॉमिस आ रहा है, कंपल्सन आ रहा है, तो आपको एक बात का याद रखना है कि यदि ये सेंटेंस, ये वर्ब आपकी यूज हो रही हैं, ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है कि ये सब चीज़ें ऐसी तो है नहीं कि इसमें टोन चेंज नहीं होगा। आप बताइए, कोई व्यक्ति खतरे का बोलेगा तो आपको अचानक से चिल्ला के बोलेगा कि भाई वहाँ पे खतरा है, रुक जाइए, वहाँ पे कुछ भी ऐसा बोलेगा, तो आपको इतना केवल याद रखना है कि अगर इन सब तरीकों को एक टोन चेंज करके बोला जा रहा है तो वहाँ पे शैल अगर होगा तो विल का यूज कर देना है, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल लिखाऊंगा तो आपका सब क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक। आई शैल kill that liar. Okay, we are Indians and we shall die but not betray our कंट्री, ठीक है। क्या लिखा है? वी आर इंडियंस एंड वी शैल डाई बट नॉट बीट्रे अवर कंट्री। ही सेज दैट ही विल नॉट गिव इन एनी वे। 3 सेंटेंस लिखे हैं मैंने, आप तीनों सेंटेंस को बड़े ध्यान से देखिए। पहला सेंटेंस लिखा है आई शैल किल दैट लायर। अब आप ये बताइए, ये सेंटेंस, ये वाक्य उसने किस मनोभाव से, किस टोन में बोला होगा? तो आप मुझे जवाब देंगे कि सर अगर मारने की बात आ रही है, मरने मारने की बात आ रही है, तो वो व्यक्ति खुश होकर तो बोल नहीं रहा होगा, ये तो क्लियर बात है। इसलिए यहाँ पे शैल की जगह पे किसका यूज होगा? बिल का। अब आप लोग बोलोगे सर आई के साथ तो हमेशा सेल का, आई और बी के साथ आपने ही बताया था कि सेल का यूज होता है, तो मैंने बताया था, तो वो बात वहाँ तक सही थी, लेकिन कंडीशन भी देखना पड़ता है कि किस तरीके का सेंटेंस है। अगर सेंटेंस में साफ साफ आप देख रहे हैं कि बोलने वाले की टोन चेंज हो गई है, और जब उसकी टोन चेंज हो गई है तो आप फिर उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। आप मुझे एक चीज़ का जवाब दीजिए, यदि किसी व्यक्ति की टोन चेंज हो गई है तो आप उसमें क्या कर सकते हैं? आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरा सेंटेंस देखिए, वी आर इंडियंस एंड वी शैल डाई बट नॉट बीट्रे अवर कंट्री। हम इंडियंस हैं, ठीक है। अब वो एक देशभक्ति वाली बात हो रही है। जब देशभक्ति वाली बात आती है, इसीलिए यहाँ पर अब आपको ध्यान देना है, देशभक्ति वाली बात आ रही है, तो इसीलिए अगर अपने देश के लिए व्यक्ति मर मिटने की बात कर रहा है, अपने देश के लिए समर्पित होने की बात कर रहा है, तो वहां पर भी आप देखिए वो व्यक्ति बड़े जोश में बोलेगा। ये तो आपको पता ही है, जब देश के प्रति कोई बात आती है, देश विरोधी कोई प्रतिक्रिया देता है या फिर देश के लिए समर्पण का भाव होता है, उस समय उस व्यक्ति का हाव भाव, उसकी टोन चेंज होती है। तो आपको पता है, या तो वो एकदम ही भावनाओं में डूब जाएगा या फिर अत्यधिक गुस्सैल होगा। मजाक मस्ती में तो ये सब बातें होती नहीं है। तो इसीलिए अब जब यहाँ पे शैल का यूज होगा नहीं, यहाँ पर तो विल का यूज होगा। अब देखो तीसरा सेंटेंस देखो, ही सेज दैट ही विल नॉट गिव इन एनी सिचुएशन। अब ये व्यक्ति गिव अप नहीं करेगा, गिव इन नहीं करेगा, तो ही सेज दैट वो कह रहा है कि किसी भी कंडीशन में, कोई भी सिचुएशन आ जाए, हम वो छोड़ेंगे नहीं। तो वो व्यक्ति मरने मारने को तैयार है। तो यहाँ पर इसीलिए विल का यूज हुआ है, और ये सेंटेंस आपका सही है, क्योंकि इसमें विल का यूज हुआ है, इसलिए सेंटेंस आपका सही है। अब आप लोग कमेंट करके बता दें कि सर अगर हमें ये बात आपको समझ में नहीं आ रही तो हम उसे दोबारा बता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम दोबारा नहीं बताएंगे, मैं तो दोबारा बताने को भी तैयार हूँ। यदि आप लोगों को लग रहा है कि यहाँ तक समझ में नहीं आया है, तो मैं दोबारा बताने के लिए जो है तैयार हूँ, ठीक है। और अगर आ गया है समझ में तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना। ध्यान रखिए, कोई भी कंजंक्शन से यदि हम दो पार्ट्स को जोड़ें, ध्यान रखना, कोई भी कंजंक्शन से यदि हम दो पार्ट्स को जोड़ें और कंजंक्शन के पहले वाले पार्ट में टेंस पास्ट का हुआ, तो कंजंक्शन के बाद वाले पार्ट में क्या करना है? बिल की जगह वुड कर देना और शैल की जगह शुड कर देना है, ठीक है। अगर प्रेजेंट है तो उसमें कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। अब देखो आप क्या बोला है मैंने, यदि कोई कंजंक्शन से
आप किसी पार्ट को ऐड कर रहे हैं और यहाँ पे पास्ट है और यहाँ पे विल लिखा है या शैल लिखा है, तो ये जो सेंटेंस यहाँ से पास्ट से स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे विल की जगह आपका वुड हो जाएगा और शैल की जगह आपका शुड हो जाएगा। ये आपको याद रखना है कि अगर सेंटेंस को पास्ट से शुरुआत हो रही है और बीच में कंजंक्शन से दो सेंटेंसेस को जोड़ा गया है, तो पहला सेंटेंस यदि पास्ट का है तो कंजंक्शन के बाद वाला सेंटेंस आपका विल की जगह वुड हो जाएगा और शैल की जगह शुड हो जाएगा। और यहीं पे हम अगर इसको प्रेजेंट में रख दें तो ये फिर नो चेंज में जाएगा, नो चेंज में जाएगा। हाँ, यदि यहाँ पे प्रेजेंट है कंजंक्शन है तो आप अगर वुड लगा है तो वुड की जगह पे फिर विल आ जाएगा और शैल आ जाएगा। ये है, ठीक है। अभी इसके एग्जाम्पल करा देता हूं मैं। आई न्यू डेट ही विल श्योरली कम टू मीट अस। ओके, आई thought that I shall go to my home town। ठीक है भाई, देखो I knew that he will surely come to meet us। पहला सेंटेंस में आप देखेंगे पास्ट यहाँ पे ऐड है, बीच में आपका कंजंक्शन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे विल की जगह क्या हो जाएगा, आपका वुड हो जाएगा। दूसरा देखो आप, ये आपका पास्ट है, ये आपका कंजंक्शन है, तो यहाँ पे शैल की जगह आपका शुड हो जाएगा। बताइए आप, अगर अब कोई दिक्कत है तो आप बताइए कि सर अब इस चीज़ में ही दिक्कत आ रही है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो मैंने आपको प्रॉपर बता दिया है कि कहाँ से क्या आपको करना है। कोई ज़्यादा कठिन चीज़ है नहीं है, आपको केवल इतना याद रखना है कि सेंटेंस कायम है प्रेजेंट में है कि पास्ट में है। यदि पास्ट में है तो आपको कंजंक्शन के बाद विल की जगह वुड कर देना और शैल की जगह शुड कर देना, यही आपका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब समझाता हूं मैं आपको वुड और शुड के बारे में प्रॉपर। ठीक है, अब आएगा वुड और शुड के बारे में प्रॉपर। वुड शुड, ठीक है, दोनों के मीनिंग लिखते पहले। प्रोबेबिलिटी, ऑफर या रिक्वेस्ट, संभावना, सजेशन, मिल्ड, वार्निंग या परमिशन। ठीक है, तो ये वुड और शुड के मीनिंग है। वुड का मीनिंग क्या है, प्रोबेबिलिटी, ऑफर या रिक्वेस्ट। शुड का क्या है, सजेशन है, मिल्ड वार्निंग है और परमिशन है। अब आप इतना सब देख लीजिए, इसके बाद कराते हैं इसके सीधे कॉन्सेप्ट और इसी के एग्जाम्पल, तो पूरा क्लियर हो जाएगा। लाइक टू मीट योर पेरेंट्स। ओके, दूसरा देखो भाई, ही ब्लैंक राइड his bike below 50 kmph. They prefer coffee to tea। 4 देखो भाई, they keep their surrounding neat and
क्लीन। ओके। फिफ्थ वाला, गो स्लो लेस्ट यू फेल डाउन। सभी के सामने पांचों सेंटेंस लिखे हुए हैं, पांचों सेंटेंसेस को बड़े ध्यान से पढ़ना है। और चलिए पहला सेंटेंस पढ़ते हैं। मैंने ऊपर आपको दोनों की कंडीशन लिखवाई है। वुड का यूज कहाँ करना है? प्रोबेबिलिटी, ऑफर या रिक्वेस्ट के लिए। तो ये क्या लिखा है? जैसे पहला सेंटेंस है आपका, आई लाइक टू मीट योर पेरेंट्स, तो इस पे आप वुड का यूज कर सकते ना? जवाब दीजिए। दूसरा सेंटेंस देखो, ही राइड हिज बाइक बिलो 50 kmph। अब ये एक सलाह वाली बात हो रही है, सजेस्ट किया जा रहा है कि उसको वह अपनी गाड़ी को इस तरीके से जो है उसको चलाना चाहिए, या तो फिर आपको यहाँ पे शुड का यूज करना होगा। ठीक है। तीसरा देखो आप, दे ब्लैंक प्रेफर कॉफी टू टी। अब ये भी देखो, ये तीसरा सेंटेंस आपको बड़े तरीके से समझ में आएगा क्योंकि इसमें प्रेफर का यूज हुआ है ना? तो इसलिए यहाँ पे इसमें जो है वुड का यूज होगा। फोर्थ देखो आप, फोर्थ वाला क्या बोल रहा है? दे ब्लैंक कीप देयर सराउंडिंग नीट एंड क्लीन। अब देखो आप इसमें, तो इसमें भी एक सलाह वाली बात समझ में आ रही है, तो इसलिए सलाह वाली बात समझ में आ रही है तो यहाँ पर भी शुड का यूज होगा। अगला देखो, वे इसके बाद वाला देखो, गो स्लो लेस्ट यू। अब देखो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है बता देता हूं। क्योंकि जब हम कंजंक्शन लेस्ट, जब हम कंजंक्शन लेस्ट को यूज करते हैं तो लेस्ट की जो पेयरिंग होती है वो शुड के साथ होती है। लेस्ट की पेयरिंग हमेशा शुड के साथ होती है। तो अगर कहीं भी आपको सेंटेंस में लेस्ट कंजंक्शन मिल जाए तो वहाँ पे आपको शुड का यूज करना है, क्योंकि ये हमेशा क्या बताता है, आपको सजेशन बताएगा या फिर वार्निंग देगा या फिर आपको परमिशन देगा, इसलिए आपको जो है शुड का यूज करना है। तो ये इतने पांचों एग्जाम्पल से आपका कितना क्लियर हुआ है आप लोग बताएं। पांचों एग्जाम्पल से आपका कितना क्लियर होगा है, कृपया करके रिक्वेस्ट फॉर यू आप लोग जरूर बताएं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना? यहाँ तक आपका आज की क्लास के लिए एंड रखते हैं, क्योंकि आपको प्रैक्टिस के लिए भी काफ़ी समय चाहिए है। तो मैं आपको केवल इतना बताना चाहता हूँ कि यहाँ तक आपका प्रॉपर क्लियर हुआ होगा। और ये अगर आपका प्रॉपर क्लियर नहीं हुआ है तो आप लोग एक बार कमेंट करके बता दें कि सर ये बात समझ में नहीं आई है। मैं उस बात को, उस चैप्टर को, उस टॉपिक को दोबारा से समझाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आपको चैनल छोड़ के नहीं जाना है, आपको अपनी बात अवश्य ज़रूर जानकारी मुझे देनी है कि सर ये चीज़ चल रही है, ये समस्या हो रही है, यहाँ तक ये समझ में आया, ये नहीं आया। और दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे एंड करना पड़ रहा है, यहीं पे छोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि अगली क्लास का टाइम हो रहा है। तो दोस्तों आप सभी वीडियो को लाइक करते चलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ लोगों तक शेयर अवश्य करते हैं। शेयर करने की कहानी आपको मैंने पहले ही बताई है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। किसी को कोई डाउट वगैरह होता है तो आप कमेंट सेक्शन में वो लिख सकते हैं। और जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।